नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके सामने लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन करने वाला हूँ। और यहाँ मैं ये बता दूं सबसे पहले कि जन्म कुंडली के मिलान में भी ठीक कुंडलियों के मिलाने की आवश्यकता उतनी ही होती है जैसे अगर आप अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, मेरा दाम्पत्य कैसा रहेगा या मेरा कर्मक्षेत्र कैसा रहने वाला है, संपूर्ण कैसा रहने वाला है या फिर क्या मुझे करना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि ज्योतिष जैसी कोई चीज नहीं होती या फिर इससे भविष्य नहीं देखा जा सकता। मान लीजिए जैसे कोई जरूरी नहीं है, जैसे आज ही मेरी बंगाल के किसी एक बड़े ही बदतमीज व्यक्ति से बात हुई, लड़के से बात हुई, 2003 का लड़का जो अपने मम्मी माता और पिता दोनों को पीटता है और बदतमीजी मुझसे भी कर बैठा था। तो चलो ठीक है, कम से कम मुझे बदतमीजी मुझसे जो कर ले पर अपने माता पिता को कम से कम ना करे। माता पिता का आदर सबका कर्तव्य बनता है और वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जितनी ऊंचाइयां आजकल के बच्चे छूना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आपको आशीर्वाद अपने माता पिता का लेना होगा, क्योंकि माताएं बिलखती हैं तो फिर बड़ा पाप पड़ता है और बड़ी पाप में जाना पड़ता है। तो ये बात है, अगर वो मेरा कार्यक्रम देख रहा हो तो कम से कम उससे ये बात समझ में आ जाए कि ये चीज होती है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल भी जाते हैं कि ज्योतिष जैसी कोई विद्या नहीं होती है या फिर इससे भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि फिर ये 12 ही क्यों, ये 12 राशियां ही क्यों बनी, नवग्रह क्यों बने और चंद्रमा जैसा कोई जो है वो उपग्रह क्यों है, भौगोलिक सारी स्थितियां आप क्यों मानते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमारा ध्यान जाता है। तो हमें ये बात निश्चित रूप से मानने को ये आप मजबूर हो ही जाते हैं कि नहीं, ज्योतिष भी एक विषय है और ये बड़ा अथाह है। जो नहीं समझता वो आप उसको ना नहीं कह सकते। और दूसरी बात है कि चलिए हम इससे अपना भविष्य नहीं देख सकते तो कम से कम अपने अंदर की छुपी कमजोरी को ही समझ ले, ये भी कर सकते। हम अपने अंदर की छुपी कमजोरी को समझ सकते हैं। अगर कोई तत्व हम में ज्यादा है, हमारे अंदर क्रोध क्यों है, हमारे अंदर वैज्ञानिकता कितनी है, हमारे अंदर ये सब चीजें क्यों हैं और क्यों वो चीजें पनप रही हैं, उसके पीछे का सिद्धांत ये ज्योतिषी हमें बता देता है। तो मैं ये बोल रहा था कि लग्न कुंडली तो संपूर्ण होती है, लेकिन उसका जो आरंभ होता है वो यहां से ही हो जाता है। मतलब आपके जीवन का संपूर्ण यहां से भी देखा जाता है, कर्म क्षेत्र का संपूर्ण यहां से देखा जाता है और यहां से संपूर्ण देखा जाता है। मतलब यहां ये आप नवमांश कुंडली से ग्रह की स्थिति यहां देखते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी जो भी ग्रह की दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर से राहु की दशा चली या किसी के ऊपर से शनि की दशा चली, किसी के ऊपर से शुक्र की दशा चली, तो सबसे पहले आपको लग्न कुंडली में उस दशा के अधिपति को यह देखना होगा कि उसकी राशियां कहां कहां बनी है। मतलब वो अच्छे भाव में राशि बनी है। जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति के ऊपर से शुक्र की दशा चली तो शुक्र बनते हैं वृषभ राशि के अधिपति और तुला राशि के अधिपति। ये दोनों राशियां अच्छे भाव में बनी है क्योंकि एक केंद्र है और एक त्रिकोण है, ये पहले देख लिए। दूसरे नंबर पे ये देख लिया कि वो बैठे कहाँ हैं, तो बैठे हैं लग्न में, यानी कि ये भी अच्छी बात है क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह अच्छे होते हैं। तो केंद्र ये यहां 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 और यहां, मतलब केंद्र ये और त्रिकोण ये दोनों भाव। अच्छा, इसका मतलब एक जो है वो उस ग्रह से एक अच्छी सुगंध मिलती दिख रही है। उसके बाद आप उसी ग्रह को नवांश कुंडली में देखिए कि वो कैसा बैठा है। तो जब आप नवांश कुंडली में देख रहे हैं तो यहां पे भी वो केंद्र के अधिपति और यहां त्रिकोण के अधिपति। इसका मतलब ये बात 3% या 5 में से 3 अंक पूरे तरीके से इस ग्रह को मिल जाते हैं अच्छाई के तौर पे, कि उसको यहां भी एक अच्छा भाव मिला है। यहां भी वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति थे, यहां भी वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति थे। और उसके बाद अब यहां देख लीजिए कि वो बैठे कहां हैं, यहां भी वो लग्न में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 3 से 4 हो गए, 5 अंक में से 3 अंक में से 4 अंक मिल गए। अब यहां पे आप फिर से आइए और यहां ये देख लीजिए कि इस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उसके मित्र की दृष्टि पड़ रही हो तो और भी उसमें 1 अंक जुड़ जाएगा, और अगर उस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो 1 अंक घट जाएगा, या उसके शत्रु की दृष्टि पड़ जाएगी तो उसका 1 अंक घट जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि शुक्र शनि के साथ बैठे हैं जो कि इनके परम मित्र होते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने मित्र की राशि में बैठे
एक बात तो तय है कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा अच्छी रहेगी, क्योंकि यहां भी वो मित्र की राशि में बैठे हैं, केंद्र में दशम स्थान में उनकी उच्च की राशि बनी है, यहां वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव में उनकी उच्च की राशि बनी है जहां से त्रिकोण में बैठे हैं, यहां वो केंद्र में बैठे हैं अपने उच्च की राशि से परम मित्र के साथ, यहां पे उस पे किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो चलो कम से कम पापक ग्रह का एक असर जा रहा है जो कि मंगल है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि व्यक्ति के दाम्पत्य में कभी कभी मशक्कत या पत्नी का स्वास्थ्य, क्योंकि ये कमजोर वाली स्थिति थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन वो उतना कमजोर नहीं है जितना, क्योंकि ये मंगल है, तो पापक ग्रह अगर थोड़े कमजोर हो जाए तो ही ठीक होता है। तो ये वैसे भी मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, तो बहुत अच्छे नहीं होते तो बहुत अच्छे हो जाएंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, इस वजह से वो नीची हैं, कमजोर हैं तो ही ठीक है। तो ये बात है, ये सब चीजें ऐसे देख करके उसका फलादेश स्पष्ट किया जाता है। अब 5 अंक का पैमाना बना लीजिए, जैसे जैसे अंक मिला वैसे वैसे बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे उसका, जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई यहाँ पे तो अंक बढ़ गया, यहाँ पे उस पे पापा ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो अंक घट गया, ऐसे होती हैं चीजें। अगर वो ग्रह दिग्बली है, अगर अपने कारक भाव में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो और भी अच्छी बात हो गई, अगर उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई या फिर वो किसी अपने शत्रु के साथ बैठ गया तो वो बुरी बात हो जाती है, तो अंक घट जाएगा। ऐसे ऐसे सिद्धांत फॉलो करने पड़ते हैं। और उसके बाद आप उसके नक्षत्र को देख लीजिए कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है, अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के अधिपति उस कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं या मार्केश बनते हैं। उसके बाद उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति कैसी है, या वो ग्रह जहां बैठा है, जैसे शनि, यहां शुक्र शनि की राशि में बैठे हैं, अब इनका जो परिणाम होगा वो इस बात पे भी निर्भर करने लगेगा कि शनि की स्थिति कैसी है। तो अब ग्रह को यहां पे, अगर यही शनि भी यहां बैठे होते तो ग्रह को दुगना बल मिल जाता, लेकिन अगर शनि यहां पे कमजोर हो जाएंगे तो ये ग्रह भी कमजोर हो जाएगा, इसका भी बलाबल कमजोर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपके घर गया और आप खुद ही परेशान हैं तो मुझे भी उसकी आंच और उसकी तपन झेलनी पड़ेगी, है कि नहीं बात। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर ग्रह जहां बैठा है, अगर उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट अगर कमजोर हो रहा है तो उस घर को भी वो दंश झेलना पड़ता है। समझ में आ रही होगी। घर में अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु की दशा चल रही है तो उसके समस्त घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं, तो ये बात बनती है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि नवांश ऐसे देखी जाती है। अगर यही बात अगर विवाह मिलाने में हो तो विवाह के मिलाने में आप अपनी कुंडली के लग्न को देखिए, जातिका के लग्न को देखिए। अगर वहां के लग्न के अधिपति, मान लीजिए जैसे ये किसी जातक के लग्न कुंडली का लग्न है और यहाँ वो किसी जातिका के लग्न कुंडली का लग्न है, तो यहाँ पे लग्नेश बन गए शनि, यहाँ लग्नेश बन गए शनि। अगर दोनों के लग्नेश परम मित्र होते हो तो दाम्पत्य ठीक है, अगर सप्तमेश मित्र होते हो तो दाम्पत्य ठीक रहेगा। अगर सप्तमेश की स्थिति दोनों ही कुंडलियों में अच्छी बन रही हो तो दाम्पत्य ठीक रहेगा, सीधा है। उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ा तो दाम्पत्य कमजोर होता चला गया, उस पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ा तो दाम्पत्य कमजोर होता चला गया। सप्तम के अधिपति 8वें या सप्तम में कोई ग्रह नीच का हो गया तो दाम्पत्य कमजोर हो गया, जैसे यहाँ पे है नीच, तो ये स्थिति बन रही है यहाँ पे। लेकिन अब जरा ध्यान से समझिए कि कैसे वो चीजें नर्चर होती हैं। मतलब कि अगर आपने किसी एक भाव में ये देख लिया कि वो भाव कमजोर हो रहा है, यहाँ की कमजोर होने का मतलब कैसे समझेंगे आप उसको, ये समझ लीजिए कि किसी एक भाव में कोई एक ग्रह नीच का बैठा है, जैसे यहाँ पे नीच के बैठे। अब सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि इस ग्रह का नीच भंग हो रहा है कि नहीं। तो नीच भंग का सिद्धांत कि जो ग्रह यहां उच्च का होता हो 4 नंबर की राशि में, वो या तो इसे देख ले या वो केंद्र में बैठा हो। तो केंद्र में गुरु, तो क्योंकि 4 नंबर की यहां राशि है, गुरु उच्च के होते हैं 4 नंबर में, वो ना तो देख रहे हैं और ना उनकी दृष्टि है और ना ही वो केंद्र में बैठे हैं, यानी कि इस ग्रह का नीच भंग नहीं हुआ है। क्लियर है, क्योंकि गुरु को यहां केंद्र में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे व्यक्ति की पत्नी को कई बार रोग होगा, तो कौन सा बीमारी हो, कौन सी बीमारी हो सकती है, तो अब वहां पे रिलेट करेंगे कि मंगल किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र से संबंधित जो समस्याएं बनेंगी उससे होगा। या दूसरा, वो रक्त से संबंधित समस्या से परेशान हो सकती है, कमर का क्षेत्र, नाभि का क्षेत्र परेशान हो सकता है, या फिर नाभि के नीचे का अंग प्रभावित कर सकता है। यह विवाह होने के बाद दोनों को प्रभावित कर सकता है। डेली बेसिस के इनकम को कमजोरी मिल सकती है, क्योंकि ये दैनिक आय और रोजगार का भाव होता है। कभी कभी रोजगार में
दाम्पत्य में आने के बाद थोड़ी सी ढीला ढीली भी रहेगी। लेकिन अब ये बात तो चलो ठीक है, हमने देख लिया कि सप्तम भाव में एक ग्रह नीच का हुआ है और उसका नीच भंग नहीं हुआ है। लेकिन जब आप उस पर एक स्टेप और भी आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पे ये देखना होगा कि इसको देख कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस भाव के अधिपति कहां बैठे हैं। तो इस भाव के अधिपति चंद्रमा जो है वो पीछे ही बैठे हैं और इसका कारक जो है वो शुक्र इसे देख रहा है। शुक्र की 7वीं दृष्टि और दोनों परम मित्र के साथ, यानी कि शुक्र के पास बल भी है क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में बैठा है और मित्र के साथ बैठा है। पर उस पे जो है वो लाभ भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि लाभेश नीच के हैं तो थोड़े से प्रभावों में कमजोरी रहेगी, लाभ कम रहेगा आर्थिक तौर पे। लेकिन जो मंगल यहां नीच के हुए हैं, इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पीछे जा रहे हैं। मैंने एक ज्योतिष का सूत्र बताया था कि चाहे लग्न कुंडली हो चाहे नवांश कुंडली, अगर सप्तम भाव के अधिपति अपना पीछे जा रहे हो, अपने भाव से पीछे, तो वो आर्थिक विपन्नता नहीं आने देते। यानी कि ये सिद्धांत अगर आपको याद है या फिर अगर आप ये जानते हैं तो आप उस चीज की कार्ड तैयार कर दिए। मतलब आपके पास वो चीज, उस चीज का ज्ञान है कि नहीं, ये सिद्धांत कि अगर यहां सप्तम में नीच के मंगल बैठे हैं तो ये सिद्धांत भी है कि अगर इसका अधिपति पीछे जा रहा हो तो ये सिद्धांत यहाँ पे खत्म या कमजोर हो जाए कि व्यक्ति के पास आर्थिक विपन्नता नहीं रहेगी, व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं होगा। हो रही हैं चीजें। तो इस वजह से ही आपको ज्योतिष के सूत्र जानने चाहिए, क्योंकि जब तक आप सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आपको संपूर्ण फलादेश का तरीका ना पता रहेगा और न ही संपूर्ण फलादेश की आपको अधिकार की स्थिति में आपको जाते हुए देखा जा सकता है। यह सूत्र इसी वजह से काम करते हैं। दूसरी बात है कि लग्न कुंडली में, आपने जैसे लग्न कुंडली में लग्नेश को देखा तो लग्न के अधिपति और 12वें के अधिपति होते हैं। अब यहां से मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। लग्न के और 12वें के अधिपति होगा शनि, जाकर के जन्म कुंडली में छठे में बैठे हैं। यहां से वो व्यय को देख रहे थे, यानी कि अपने ग्रह अपनी राशि को देखेगा तो उस भाव को बल दे देगा या उसको मजबूती दे दे। यानी कि व्यय भाव के अधिपति अगर व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय भाव बली हो जाए, यानी कि कोर्ट केस कचहरी। अब इसका कारक क्षेत्र जो हो जितना भी होगा उसमें व्यक्ति जब भी समाएगा, उसका जीवन जब भी उसमें एंटर करे, जैसे कोर्ट केस से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, संपूर्ण शांति और व्यक्ति को जो जीवन में है विदेशों से लाभ, दूरस्थ जाकर के स्थापित होना, ये सब शनि की दशा में मिल सकती हैं चीजें। क्योंकि वो एक तो लग्नेश हैं तो छठे में गए हैं तो सबसे पहले वो अपना प्रभाव कमजोर करेंगे, थोड़ी मशक्कत बढ़ाएंगे। लेकिन व्यक्ति के पास साहस भी रहेगी, व्यक्ति आलस्य भी कर सकता है अपने काम में। अब आपको यहां ये भी देखना होगा कि शनि यहां तो छठे में बैठे हैं, यहां वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, कर्क राशि के बैठे हैं, लेकिन वो शनि यहां पे अपनी राशि के बैठ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ग्रह कुछ समय के बाद अच्छे परिणाम भी करने वाला हो जाएगा और व्यक्ति को प्रोफेशनलिज्म उसके जीवन में एक समय के बाद समझ में आ जाती है। हो सकता है कि आरंभ में उसके पास अनुभव की कमी हो। कई बार बच्चे, जैसे मेरे साथ जो निखिल जी काम करते हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव जीवन का उन्हें है, मतलब मुझसे हैं वो छोटे, पर जो राजनीति उनके दिमाग में चलती है, लोगों को समझने की जो बात है, वो जितना समझ पाते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, बिजली विभाग वाले से बात करना और भी सामान्यतया, वो मुझे नहीं आता। तो ये कहने का मतलब है कि कई बार व्यक्ति जो है वो अपने उम्र से पहले ही अनुभवी हो जाता है या बातें ऐसे करने लगे जैसे उसके पास अनुभव है, और अनुभवी सच में उसके पास अनुभव है काम करने का, प्रेशर को हैंडल करने का, ये सारी चीजें। ये व्यक्ति के पास भी ऐसा हो सकता है कि वक्त के आने की वजह से इसमें जो चीजें हैं वो थोड़ी देर से आ सकती हैं। इस कुंडली की बात कर रहा हूं। लेकिन कई बार अगर वो ग्रह हमेशा ही अपनी स्थिति को मेंटेन करके रखा हुआ है तो मान करके ये चलना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा आरंभ से ही। मतलब उसको बहुत ज्यादा आपको वो देख करके ही सीख जाए गाड़ी चलाना, उसको अपनी गाड़ी लेने से पहले किसी के पास चलाने के लिए जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, है कि नहीं बात। तो ये ग्रह देते हैं। अब ग्रह कोई आवश्यक नहीं है कि दशा में जब भी आए तो वो आपको पैकेट ही धरा करके जाए कि ये लो 50,000, ये लो 1 लाख, ये लो 2 लाख, ऐसा नहीं है। ग्रह अनुभव देते हैं, ग्रह प्रभाव विकसित करते हैं, ग्रह मन को शांत रखते हैं, ग्रह सीखने की, समझने की अद्भुत क्षमता और कीर्ति सम्मान के भागीदार बनाते हैं। कई बार आप काम करते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता, आप कई जगह पे भटकते रहते हैं, इधर उधर, बॉस से नहीं बनती, तो ये चीजें जो हैं वो इससे और यहां से देखी जाती है।
दोनों चार्ट से या लग्न चार्ट से ऐसी। तो यहाँ पे तो ये बात खत्म। यहाँ गुरु को देखते हैं तो गुरु बनते हैं द्वितीय भाव के और एकादशवें भाव के अधिपति, और वो बैठे कहाँ हैं? जन्म कुंडली में मित्र की राशि में। लेकिन एक समस्या ये है कि गुरु यहाँ राहु से दृष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कमजोर। या फिर ये कह सकते हैं कि तीसरे नंबर में वो व्यक्ति को खाली पराक्रम ही करवाते रह जाएं, कई बार मशक्कत करता रहे व्यक्ति पर उसको वो चीज ना मिले जो मिलना चाहिए, जिस चीज का वो हकदार होता है वो नहीं मिलता है। पर कई बार आपको ये पराक्रम यहां से सोख लेते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको यहां भी देखना होगा, क्योंकि पराक्रम करने के बाद जो परिणाम का प्राप्त होना होता है वो यहां से होता है। लेकिन यहां के अधिपति उसे देख रहे हैं, गौर करिए, बुध की दृष्टि यहां जा रही है, साथ ही साथ सूर्य भी देख रहे हैं और मंगल भी देख रहे हैं। यानी कि एक समय के आने के बाद भले ही व्यक्ति आर्थिक तौर पे अपने आप को विपन्न समझे, पर हो सकता है कि वो चीज जिसके लिए वो प्रयास करना चाहता है या जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा है वो उसके पिछले ही जन्म में उसने भोग रखे हैं, या फिर ऐसा भी संभव है कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जन्म से बन रहा है, जिसके कारण वो इस बार वो चुकता ही कर रहा है, वो भोग नहीं पा रहा। जैसे मैंने एक बात बताई थी किसी कार्यक्रम में, थोड़ा ध्यान से मेरे निकट आकर के बिल्कुल कान में कहता हूं, एकदम बिल्कुल नजदीक आ जाए। क्या कही थी बात? कि भाग्य के पास अपना बल नहीं होता है। भाग्य जो जैसी चीज है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि भाग्य को मैं नहीं मानता, कर्म ही सिद्धांत है, कर्म ही पूजा है, चलो ठीक है। पर कर्म तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से भाग्य के पास, अगर मान लीजिए कर्म को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि कर्म जैसी कोई चीज होती है या भाग्य जैसी कोई चीज होती, तो भी आप इतनी तो बात मानते ही हैं कि ये ज्योतिष में जो पांचवा भाव है, या फिर कर्म, और अगर अध्यात्म की बात अगर करते हैं तो आपके पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र या मेहनत करने के बाद जब चीज नहीं मिली, तो जब हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये बात आती है कि कर तो रहे हैं पर मिल नहीं रहा। तो कर रहे हैं और मिल नहीं रहा, इसका मतलब है कि जरूर व्यक्ति जो है वो कुछ खा करके बैठा है। समझने की बात है कि भोजन अगर पेट में भरा रहेगा तो कहां खाएंगे? भोजन अगर पेट में भरा रहेगा तो कहां खाएंगे? इसका मतलब है कि आपके कर्म में वो ताकत उतनी नहीं है जो आपको उसमें कर्म के मिलने के बाद परिणाम को जागृत कर सके। बात समझ में आ रही है? आप सब कुछ छोड़ दो, कर्म और भाग्य जैसी कोई बात होती ही नहीं है 2 मिनट के लिए। मैं तो ऐसा 2 मिनट के लिए भी नहीं मान सकता, पर आप लोगों के लिए तो अगर ये व्यक्ति कि मैं काम तो कर रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपके कर्म में उतनी ताकत नहीं बन पा रही है, उसको उतनी ज्वाला नहीं मिल रही है कि वो कड़ाही को गर्म कर सके। है ये बात? तब उसके लिए हमें किसी ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर किसी ऐसे दैवज्ञ गुरु की आवश्यकता पड़ती है जिसके पास हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर वो आपको अपने पुस्तक में से भाग्य जैसी कोई एक वस्तु उठा करके देता है, भाग्य जैसा कोई शब्द उठा करके देता है अपनी शब्दकोश से, और कर्म जैसा कोई सिद्धांत बताता है, कर्म जैसा कोई सिद्धांत बताता है और काम करने का कोई रूल आपको बताता है, ऐसे करो, तब जाकर के आप सफल होने लगते हैं। इस टाइम पर करो, जहाज नाव में उतारो तो इस वक्त उतारो, घर में काम लगाओ तो इस वक्त पे करो, बच्चा पैदा करना है तो इस वक्त पे करो, संस्कार करने हैं तो इस कर्म पे इस समय पे करो, विवाह करना है तो इस वक्त पे करो। है कि नहीं बात? तो ये स्थिति कि आपके कर्म में वो बात क्यों नहीं है कि वो गर्मी पैदा नहीं कर रही, इसका मतलब है कि इस कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बुध की भी दृष्टि है और गुरु जन्म कुंडली में परिणाम नहीं देने के पक्ष में जा रहे हैं। मतलब वो जिस घर में बैठे हैं उस घर का अधिपति परिवर्तन भी कर रहा है, गुरु और मंगल का, तो ये परिवर्तन राजयोग बनेगा। परंतु यहां पे चूंकि गुरु को सबसे ज्यादा बल, गुरु कभी भी दाग नहीं चाहते अपने कपड़े पे। सफेद रंग पे अगर काला टीका लगा दिया जाए तो वो संपूर्ण सफेद से छूट करके व्यक्ति का ध्यान उसी काले धागे पे, काले धब्बे पे जाता है, सामने वाले पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो उन पे काला दाग नहीं लगा, मतलब वो बिल्कुल शुद्ध थे, विशुद्ध थे, राजनीति से परे थे वो, और उनके बारे में कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी हो वो निरंकुशता का व्यवहार नहीं कर सकता था। वो सत्ता से ऊपर की बात करते थे और सत्ता से मुक्त होकर के बात करते थे। सरस्वती पुत्र उन्हें कहा जाता। पर जरा विचार करके देखिए कि गुरु ठीक इसी तरीके से होते हैं कि व्यक्ति के ऊपर से कभी भी किसी तरीके का उसको
दंश न झेलना पड़े, कोई उसको ये ना कहे कि इसके पास इस चीज की कमी है। जैसे साक्षात स्वयं ब्रह्मा, जैसे साक्षात देवगुरु बृहस्पति, उनको कोई भी पापग्रह न देखे तो वो सबसे ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और जब उनको कोई पापग्रह देख लेता है तो वो कमजोर हो जाते हैं, और वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब कोई आकर के मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा करके जाए। वो दिन और वो वक्त मेरे लिए बड़ा कठिनाई भरा होगा, क्योंकि अगर अभी तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरे साथ ऐसा आगे भी ना हो। लेकिन वो वक्त मेरे लिए बहुत बुरे दौर का वो एक बुरा पल होगा जब कोई मुझ पे आरोप लगा दे, चाहे किसी भी तरीके से। तो ठीक स्थिति यही गुरु की होती है। वो जितने विशुद्ध रहेंगे उतना ही ज्यादा व्यक्ति के जीवन में शुद्धता का वास रहेगा। अगर वो 8वें भाव में बैठेंगे तो कमजोरी बन जाएगी, अगर वो 6वें भाव में बैठेंगे तो कमजोरी बन जाएगी, अगर वो 3रे भाव में बैठेंगे तो अपना शुभत्व कम कर देंगे, अगर उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, अगर उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, अगर उस पर बुध की दृष्टि पड़ जाएगी तो और भी अच्छी बात होगी। मतलब ये है कि उस पर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन इस सिद्धांत के पीछे आपको यह भी देख लेना होगा कि ये चारों ग्रह जो बुध, शुक्र और चंद्रमा हैं, वो किन किन भावों के अधिपति बनते हैं। अब वहां गुरु इस भाव से भी विक्षिप्त हो जाएंगे, इस चीज से भी अपने आप को प्रभावित कर लेंगे कि मुझे देखा तो है उसने, पर पूरी दृष्टि नहीं डाली है, मतलब पूरा नहीं देखा है। मिला तो है पर पूरा कहां मिला, वो अच्छे भाव का अधिपति नहीं था। यहां गुरु बिल बिला करके यही कहते हैं, हे परमात्मा, मेरे ऊपर कभी भी शुक्र और राहु का संग ना हो। गुरु तुला राशि में खराब हो जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। गुरु राहु के साथ बैठ करके अपने आप को क्लिष्ट महसूस करते हैं। गुरु 6, 8वें, 12वें और 3रे भाव में बैठ करके विपरीत हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन से जो संपूर्ण मिलना था ना, चाहे वो धन हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो संतति हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे आपका कर्म हो, चाहे आपका संपूर्ण प्राप्त होने वाला, इन भावों में वो कारक होते हैं। तो अब इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन से कमजोर हो जाएगा। आवाज अच्छे से जारी होगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। इत्मीनान से पालथी मार करके बैठिएगा और अपने आप को रजाई में रखिएगा, बहुत ठंड है मेरे यहां। क्लियर है? तो ये तो यहां की बात थी। अब आपको वापस लेके आता हूं। यहां बात खत्म, मतलब यहां और यहां की बात हमने करी। यहां पे गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 12वें हैं, तो यहां 12वां भाव संतुलित होगा और दाम्पत्य में, मतलब जो सैया का सुख है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। ठीक वही बात अगर मंगल की करते हैं तो मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, वो जाकर के मित्र की राशि के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। यहां पे वो मंगल नीच के हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम का, और व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र का, और व्यक्ति के जीवन में लाभ का प्रभाव कमजोर हो जाए, और कई बार पत्नी का संग कमजोर मिले, या स्वास्थ्य कमजोर मिले, या उसके ऊपर अब किसी भी तरीके से आप उसको किसी भी तरीके से अब देख लीजिए कि वो कैसे अपने आप को प्रभावित कर रहा है। मतलब ग्रह कर्क राशि का बैठा है तो सुख, समृद्धि, कई बार माता से, कई बार पिता से, कई बार किसी तरीके से, दुश्मनों से, कुटुंबजन से, पत्नी के ससुराल से, मतलब पत्नी के उधर वाले साइड से, आपके ससुराल से, पत्नी के ससुराल नहीं, आपके ससुराल से, ये स्थिति बनती है। मतलब वो किसी ना किसी तरीके से वो कमजोर हो जाएगी, भाव की स्थिति कमजोरी में जाएगी। समझ में आ रही होंगी चीजें? मैं आप ही से बात कर रहा हूं, इधर देखो। तो ये मंगल की बात थी। मतलब मंगल अपनी दशा में कमजोर परिणाम कर सकते हैं, लेकिन वही ग्रह अगर हम दशमांश कुंडली में देखते हैं तो वो मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जो समस्या बनी है वो सिर्फ इस वजह से बन सकती है क्योंकि वो विदेश नहीं गया था, या अपने जन्म स्थान से दूर नहीं गया था, क्योंकि कर्म क्षेत्र के लिए मंगल जो है वो 12वें में बैठे हैं, उसी राशि के अधिपति होकर के। और यहां शुक्र स्वग्रही और चंद्रमा भी, सूर्य भी स्वग्रही। यहां पे आपको विदेश जाने, मंगल की दशा में व्यक्ति विदेश घूम करके आए, शुक्र की दशा में वापस आ जाए, अंतरदशा में भी, अगर सूर्य की दशा में आकर के फिर से अगर चला जाए, या आकर के अपने घर पे ही जम जाए, तो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये घर का भाव है, यहाँ पे उसको संपूर्ण सुख। अब ये व्यक्ति चाहे कितनी भी नाराजगी व्यक्त करे अपने जीवन में कर्म क्षेत्र से या कैरियर से, पर जब आप इनकी कुंडली के दशमांश चार्ट को देख रहे हैं तो सूर्य यहीं बैठे हैं,
मतलब उतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से है कि आप जरा गौर करिए, मैंने जो बात कही थी मंगल वाली, ये जातक मंगल की दशा में ही है। अभी अभी तो मैं अभी देख रहा हूं, ये देखो कैसे बिना देखे मैंने यहां पे फलादेश करा और ये व्यक्ति परेशान रहा, और अभी जातक के ऊपर से मंगल की ही दशा चल रही है। हे भगवान, ये बात अभी मैंने देखी। तो ये बात यहां तक थी। मतलब मैंने ये बात जो कही थी कि मंगल की दशा में ऊहापोह वाली स्थिति रहेगी और व्यक्ति परेशान रहेगा, लेकिन व्यक्ति इससे ज्यादा इस बात से डरा हुआ है कि राहु की दशा कैसी जाएगी। तो राहु का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो, मतलब ये त्रिकोण का भाव है और ये और ये केंद्र के भाव हैं, पंचम भाव त्रिकोण, नवम भाव त्रित्रिकोण। अगर राहु का संबंध यहां राहु बैठे होते या राहु यहां या यहां बैठे हैं, इसका मतलब है ये अच्छा है। और राहु तुला राशि के बैठे हैं। अब इस पे ये गौर करना है कि इसके अधिपति कहां बैठे, तो इसके अधिपति केंद्र में बैठ गए। अब इसके अधिपति यहां कहां बैठे हैं, यहां भी वो केंद्र में योग कारक होते हैं और केंद्र में बैठे। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, ये पॉजिटिव हो रहा है। मतलब शुरुआत में जो उसको बल मिलेगा वो ठीक मिलेगा, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं, अपने सम राशि में बैठे हैं, वो खराब राशि में नहीं बैठे। सम का मतलब ऐसा नहीं सम संख्या नहीं, नहीं। सम कहने का मतलब है राहु तुला राशि में समता का व्यवहार करते हैं, न तो बहुत ज्यादा अच्छा न तो बहुत ज्यादा बुरा। तो अगर हम उनको 50% पर बुरा रख देते हैं तो अब उनमें अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करते हैं। 50% तो मेरा अच्छा हो गया, पर 50 के बाद कैसे अच्छा होगा, तो ये ढूंढने का प्रयास कि हम अपने आप को जितना ज्यादा हो सके वो धर्म करने का इशारा कर रहे हैं। वो धर्म में बैठा तो धर्म करिए, उसके बाद दान करिए, उसके बाद बड़ों का आदर करिए, क्योंकि ये बड़ों का भाव होता है, बुजुर्गों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का, बच्चों का, गरीबों का, छोटे मोटे मजदूरों का। समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं कर दीजिए। आय तो आय को व्यय भी करिए, मतलब धर्म के रास्ते पर मोड़िए। अपनी भौतिकता से अपने आप को सिमटा करके और आध्यात्मिक नेचर को पालने का प्रयास करिए। इस राहु की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, इसका मतलब है कि कुंभ राशि मित्र की राशि, यानी कि आपके व्यक्तित्व को ये विकसित करेगा और मजबूती से प्राप्त करेगा, आपको मजबूत बनाएगा। आप ढाढ़स से युक्त होंगे, डरने की बात नहीं है। ये जो व्यक्ति के अंदर डर पैदा होता है वो सिर्फ राहु का, मैंने क्या बात कही थी कि पापक ग्रह कितने भी मजबूत हो जाएं, पापक ग्रह की दशा कितनी भी आपकी कुंडली में अच्छी जाए, दशा इस बात पर निर्भर करती है कि किस ग्रह की दशा। शुभ ग्रह की दशा है, चलिए ठीक है। पापक ग्रह की दशा है, थोड़ी सी चिंता जरूर है। मतलब आपको ये बात समझने की जरूरी हो जाती है, समझना जरूरी हो जाता है कि वो पापक है या शुभ। तो आपकी कुंडली में राहु यहां जो आपको डरा रहे होंगे अगर कि मेरी राहु की दशा आने वाली है, बेचैनी है, उसमें आपको वो उसका बेसिक नेचर है जो वो आपको आपके ऊपर वो डाल रहा है। और किसी भी ग्रह की जो जैसे महादशा में जो होता है वो 2-3 महीने पहले से उसका सुगंध और दुर्गंध मिल जाता है। तो अगर मन को शांत रखेंगे, स्टैब्लिशमेंट अगर रहे, कोई बदलाव बहुत बड़ा ना करें। राहु की दिशा में धन आता भी है, धन रुकता भी है, और धन नष्ट भी होता है, और धन व्यय भी होता है। ये बात भी होती है। राहु की दशा में व्यक्ति को सीखने और समझने पे फोकस करना चाहिए। दूसरों की गलती से सीखने का प्रयास करिएगा। और आपकी कुंडली में ये मैं बात कह देता हूं कि अगर ये स्पेसिफिक इस कुंडली की बात करते हैं तो राहु की दशा खराब नहीं जाएगी, अच्छी जाएगी, क्योंकि वो आपकी कुंडली में कुमार अवस्था के बैठे हैं और अच्छे अंशों पे बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं। चित्रा नक्षत्र के अधिपति मंगल जो है वो कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। राहु का प्रभाव यहां भी है, अच्छी राशि है को देख रहे हैं, खराब नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी से पराक्रम थोड़ा बढ़ाएंगे वो, हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े अविकसित से हो जाए या कमजोर हो जाए, उस पर ध्यान देना होगा। तो ये बात यहाँ तक थी, यहाँ पर मैं था। तो मंगल के बारे में चर्चा अपनी खत्म। मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठे हैं नीच के, इस वजह से वो बात रही। मंगल की ही दशा में थे, इस वजह से परेशानी रही। उसके बाद शुक्र, तो लग्न चतुर्थ और जन्म कुंडली में कारक। शुक्र की दशा तो मैंने शुरू में ही कही है, अच्छी जाएगी। शुक्र कर्म के लिए भी ठीक रहेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में वो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हैं, पर उनकी एक राशि बनती है छठे भाव में, जहां उच्च के शनि बैठे हैं। अब जरा गौर करिए, तो लग्नेश यहाँ पे जन्म कुंडली में छठे में बैठे थे, कमजोर। यहाँ पे लग्नेश अपनी राशि के हो गए, यानी कि पहले यहाँ पे इनको 30 नंबर मिला था, यहाँ पे आकर के वो 30 नंबर और मिल गया, तो 30 और 30 60 हो गए। अब यहां पे उनको 30 मिला था शत्रु के घर में बैठने के बाद भी, क्योंकि वो लग्नेश थे। लेकिन जब अपनी राशि के बैठेंगे तो 30 ही थोड़ी मिलेगा,
30 से ज्यादा मिलेगा, या तो आप इसे 50% कह सकते हैं, यानी कि 30 यहां मिला था और यहां 50 मिल गया। ग्रह 80% आपके साथ है। जब दशमांश कुंडली में बात करते हैं तो वो प्रतियोगिता तो कर रहे हैं लेकिन उच्च के हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में राहु में जब शनि आए तो बम्पर परिणाम मिलने के योग हैं, खुल जाएगी सेल। तो यानी कि उच्च के शनि यहां बैठे हैं जो आपको ताकत देंगे, बल देंगे, साहस देंगे, ऊर्जा देंगे और व्यक्ति को कई बार रिस्क लेने वाला भी बना देंगे और व्यक्ति के जीवन में आलस्य भरने का काम करेंगे। ये उसका इंटरनल मैटर होगा, वो उसकी आंतरिक प्रवृत्ति होगी, व्यक्ति को आलस्य दे देंगे। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो गंदा भी रहने लगता है। तो इन सब चीजों को, आंतरिक प्रवृत्ति को आपको साफ करना होगा। कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, एकदम बिल्कुल मनोवृत्ति जो ऐसी है कि दार्शनिकों वाली हो जाए। तो ये राहु में शनि वाली बात रही। ये यहां तक की बात थी। मैंने शुक्र की बात करी, बुध की बात कर लेता हूं। पंचम और अष्टम के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें, इस वजह से ये दरिद्र दोष पैदा होगा। पंचमे से अगर पंचम को देखेंगे तो ज्ञान पक्ष ठीक है, अनुभव पक्ष ठीक है, मेहनत करने के बाद परिणाम भी मिले और वही बुद्ध यहां पे उच्च के हो गए। अब जरा गौर करिए, यहां 5 नंबर भाव में बनती है उनकी राशि, यानी कि आप जरा ध्यान से समझना, तो यहां पे मूलतः 5 बनना चाहिए था, यहां पे लिखा होना 5 चाहिए था, पर वो 5 यहां लिख गया और यहां लिख गया 3 जो मूलतः यहां लिखना चाहिए था, पर 3 यहां लिख दिया। यानी कि आपकी कुंडली में ये मेहनत जो है वो यश को करने में दिक्कत हो रही, मतलब यश प्राप्त करने में मेहनत साफ दिख रहा है, क्योंकि जो मूलतः राशि यहां भुजाओं की राशि, आपको यश प्राप्त करने के लिए चौतरफा अपने भुजाओं को फैलाना होगा। राशियों के बनने का यही प्रभाव है कि अगर पंचम भाव में 3 नंबर लिखा हो तो क्या होगा, मतलब यह है कि आपको मेहनत करनी होगी। परंतु ये एक अच्छी बात है कि इस भाव के अधिपति नवांश कुंडली में उच्च के हो जा रहे हैं, यानी कि ये ग्रह भी राहु में बुध जब आए तो भी आपकी कुंडली में अच्छी दशा जा सकती है। दशाएं खराब यहां भी नहीं है, क्योंकि यहां वो त्रिकोण के अधिपति होते हैं और जन्म कुंडली में यहां चंद्रमा जैसा शुभग्रह बैठा है और छठे भाव से, अब यहां पे ज्योतिष का एक और सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के छठे भाव से अगर बुध का संबंध किसी भी तरीके से बन जाए तो व्यक्ति कभी भी ढाढ़स, साहस और पराक्रम और कभी भी किसी से हारता नहीं है, अपना बल लगा करके रखता है, क्योंकि उसके पास कुमारपन का जो गुमान होता है, बुध कुमार है, उसके पास कुमारपन का गुमान होता है। उस ग्रह के पास बल वृद्ध अवस्था में है तो थोड़ा कम जाएगा, आपको अनुभव इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी, या उस समय अपने जीवन भर के अनुभवों को उस दशा में लगाने का प्रयास करिएगा। उस समय आपकी कोई भी गलती क्षम्य नहीं होगी, आप उस समय कोई भी गलती नहीं कर सकते कि ओह ये गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। आप ऐसा राहु में बुध जब चलेंगे तो नहीं कर सकते, मतलब हर एक स्टेप को सोचने और समझने से, क्योंकि उसी दशा काल में आप संपूर्ण प्राप्त करने वाले हो। आपका एक स्टेप भी कमजोर करना आपके दशा के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, मतलब उस समय आपकी गलती जो आपके द्वारा करे जाएंगे वो आपको पीछे लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके पास बल है, वो एकदम क्रीम है, एकदम क्रीम है, वो शुद्ध है, लेकिन वो चूंकि वृद्ध हो रहा है तो अपना प्रभाव लूज कर रहा है। इसका मतलब है कि टेम्पर, अपने निर्णय को लेने से पहले विचार और अपने बालकपन को कमजोर और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करने का प्रभाव विकसित करना होगा। वृद्ध कैसा होता है, भूसी की तरह, जो भूसी होती है ना, जो वो सूखा पुआल जो होता है वो खड़ा होता है धान का। भूसी जो होती है, जब आप पुआल हटाते हैं तो उसके नीचे छोटे छोटे टुकड़े उसके होते हैं, भूसी जिसको कहते हैं हमारे गांव देहात में। हम लोगों को याद है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से, कि जब प्रभात फेरी निकलती थी, जब मैं गुरुजी के यहाँ से कभी कभी आ जाता था अपने गांव पे, तो प्रभात फेरी 4 बजे निकलती थी और वो 4 बजे की प्रभात फेरी में गांव के बदमाश जो बच्चे होते थे वो पुआल के जो बड़े से वो होते थे उसी में आग लगा देते थे ठंड में, 26 जनवरी में। और आज से कम वो रही भी होगी तो बहुत दिन पहले की बात है। लेकिन भूसी वाली जो आग होती है वो बड़ी, उसमें तपन तेज होती है और वो लंबी चलती है। इसका मतलब है कि अगर ग्रह आपकी कुंडली में वृद्ध अवस्था में है तो आपके पास अनुभव है, बस आप उसको जागृत नहीं कर पा रहे। और जैसे ही आप उसके मंत्रों की शरणागति धारण कर लेते हैं, खास करके राहु की दशा में गणेश जी के मंत्रों का जप करने लगते हैं, आपका काम बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ूं, यह बुध की बात थी। चंद्रमा और सूर्य बचते हैं अब। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे के अधिपति और जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। इस पे शुक्र की दृष्टि, इसका मतलब है कि इस कुंडली का सुखेश जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति को देख रहा है।
ये चंद्रमा यहां सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, यहां पे वो मिथुन राशि का, यहां पे वो सूर्य इस भाव से पंचमस्थ, और यहां पे वो बुध इस भाव से केंद्र में। ये दोनों ही स्थिति अच्छी है। चंद्रमा की स्थिति, इधर देखिए, मेरी तरफ कहीं नहीं जाना है, अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। चंद्रमा की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि जहां वो बैठे हैं उस भाव का अधिपति कहां बैठा है। अगर चंद्रमा जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति उससे केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, इसका मतलब है कि चंद्रमा संतुष्ट है। यह कार्यक्रम सबको दिखा देना, सबको फैला दीजिएगा, क्योंकि नवांश कुंडली को ऐसे देखा जाता है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक छोटा सा अदना सा बच्चा हूं मैं, और आप लोग इसे जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि वस्तुतः ऐसी स्थिति कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से केंद्र और त्रिकोण में अगर उस भाव का अधिपति बैठा है तो निसंदेह चंद्रमा को बल मिलेगा और चंद्रमा अच्छे परिणाम देने वाले हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस कुंडली में चंद्रमा भी अच्छे परिणाम देंगे, व्यक्ति को रोग से मुक्त करेंगे, और साथ ही साथ व्यक्ति के विचारों को भी कभी कभी अगर उनके पास बल, तो वो कुमार अवस्था के हैं, 50% तक वो ग्रह आपके पक्ष में है, और वही स्थिति अगर यहां पे देखते हैं तो यहां नीच के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां के अधिपति अगर मंगल, जिनकी दृष्टि अगर नहीं पड़ी होती, जैसे मंगल की 7वीं और 8वीं, मंगल की दृष्टि पड़ जाने से ये चंद्रमा को बल मिल जाएगा, और जो उसका नीचत्व है वो ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से तो भंग नहीं हो, पर हां वो अच्छा जरूर हो जाए, क्योंकि अपनी राशि का वो बैठ करके देख रहा है, और उससे केंद्र में सूर्य स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो इस भाव का बल भी बढ़ेगा। इस भाव से तृतीयस्थ गुरु नीच के हैं, इस वजह से ही कर्म में व्यक्ति को भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी वजह से जो गुरु का मैंने कहा था ना शुरू में, गुरु वाली बात, इस वजह से क्योंकि यहां पे गुरु नीच के हैं, ये बात यहां पे गुरु राहु के संपर्क में, यहां पे गुरु जो है वो 12 में, इस कुंडली में कमजोर गुरु हैं। इस कारण से ही आप स्पष्ट है अंतर देख रहे हैं, जातक जीवन भर रगड़ता रहा पर मिला नहीं, क्योंकि गुरु कमजोर थे। आपको गुरु को मनाना होगा। एकादशी का व्रत, गोबर से अपने घर को लीपने का प्रयास करिए, अगर हो सके तो शमी का वृक्ष लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, अशोक का वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण करिए, आम का फल लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए घर के आसपास, फल दान करिए, गाय को फल खिलाइए, गाय को हरा चारा वगैरह भी दे देना चाहिए, रुद्राक्ष की माला धारण करिए, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध हो जाइए, शांत हो जाइए, मनस्वी हो जाइए, लाजवर्त धारण करिए। ये सारी चीजें, आप ज्योतिष धर्म है, मैं ये तो नहीं कह सकता किसी अन्य ज्योतिष के ही जो और अन्य जो है वो ब्रांच, जिसमें ये कहा जाता है कि इस लग्न वालों को पूजा नहीं करना चाहिए। अरे मूर्ख आदमी, बेवकूफ, इस लग्न वालों को शनि से प्रभावित हैं तो पूजा नहीं करना चाहिए, शनि से प्रभावित हैं, चंद्रमा कमजोर है तो दूध नहीं पीना। अरे फालतू की बकवास बातें कौन करता है? ये गलत बात है और झूठी, ये बेबुनियाद की बातें हैं। ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस तरीके से सनातन धर्म के जड़ को खोखला करने के लिए कितने प्रकार की शाखाएं बनाई गई हैं, और हिंदुओं को और पता नहीं वो हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप का और शाखाओं का जो है शाखाओं प्रशाखाओं का निर्माण किया गया है। ठीक उसी तरीके से वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को कमजोर और उसको कमजोर सिद्ध करने के लिए दूध मत पियो तो दान मत करो, तो इस चीज का, अरे मूर्ख मूर्ख मूर्ख, मूर्खता की कमजोरी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूजा करने से आपका ग्रह कमजोर हो जाएगा और ये ठीक है तो ये दान मत करो। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गतियों का नाश करता है, वो कभी भी किसी भी अवस्था में नुकसान नहीं करता। ये बात हमेशा याद रहे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।